नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलाहकार मुख्यमंत्री पूर्व सीएस निरंजन आर्य जी की। निरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार जी। प्रोफेसर, बैंकिंग सेक्टर, आईपीएस और फिर आईएएस, इसके बाद प्रदेश का सीएस बनना, चीफ सेक्रेटरी, बहुत अचीवमेंट आपने लाइफ में किया। इस पूरे सफर को आप कैसे देखते हैं और इस सफर में परिवार का योगदान किस तरह से रहा? प्रत्येक व्यक्ति अपने करियर की एक प्लानिंग करता है। ये जो करियर का काफिला, ये जो कारवा है, प्रारंभ से स्टार्ट होता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि हमें और उन्नति के पद पे या नए आयाम को छूना है। उस दृष्टि से जब मैं लेक्चरर बना, फिर मैंने सोचा कि अपन को और जॉब चेंज करना चाहिए। फिर मैं पुलिस में आया, फिर मैं आईएएस में आया। तो ये एक मेरे करियर का ऐसा कारवा था जो बढ़ता गया। और इस मतलब जिसे कहना चाहिए सीढ़ी से मैं अपने जीवन की जो एक संतुष्टि का स्तर है, वो काम की संतुष्टि है, वो मुझे बहुत मिली। और निसंदेह परिवार का सवाल आपने पूछा, तो परिवार के आपकी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से तो आपको देखना ही पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी इस यात्रा में, मेरी इस सक्सेसफुल यात्रा के जो विभिन्न पड़ाव हुए, उन पड़ावों पे समय समय पे जहाँ भी परिवार की या मेरी पत्नी की या मेरे बच्चों की जो ज़रूरत थी, तो जो उनकी जो भूमिका थी, उन्होंने बड़ी सकारात्मक निभाई। सीएस रहते हुए ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सीनियर आईएएस को सचिवालय में न सिर्फ पोस्टिंग दी गई बल्कि उसे अहम जिम्मा भी दिया गया है आपके रहते हुए। इसके पीछे की सोच क्या रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्य सचिव के पद पे बहुत लोग रहे हैं जिनको सेवानिवृत्ति के बाद पुनः किसी तरह का कार्यभार या नियुक्तियां या मनोनीत किया गया है। तो मुझे जिस दिन मैं सेवानिवृत्त हुआ, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। और उसके बाद से ही मैं उस कार्य को अंजाम दे रहा हूँ। एक अहम बात है कि ऐसा बताते हैं कि सीएस रहते हुए भी आप में जनसंपर्क को लेकर बहुत शुरू से रहा है। आम जन के बीच में पहुंचना, उनसे बात करना, जिले संभागों में आपके दौरे भी होते थे, बाकायदा उन दौरों में आप जाते थे। और ये बात विधानसभा के अंदर भी उठी थी, वहां पर भी उठाया गया था। इसके बाद आपको दौरा एक जोधपुर का रद्द भी करना पड़ा। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, मैं शुरू से अपने आप को एक तरह से जिसे कह सकते हैं कि प्रो पीपल जो एक एटीट्यूड होता है, अगर आपको इस जीवन में कुछ मौका मिला और अल्टीमेटली ये जो सारा सिस्टम बना है, ये जो सारी व्यवस्था है, ये जो सारी कवायद जो है, ये कवायद अल्टीमेटली आम आदमी के लिए या लोगों के लिए बनी हुई है। आप ब्यूरोक्रेसी में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप मीडिया में हैं, जहाँ कहीं भी है, लेकिन आप अंतत्व गोत्वा उस व्यक्ति के लिए, उस समाज के लिए, उस नागरिक के लिए काम कर रहे हैं। तो उस एटीट्यूड के चलते मैंने मेरी नौकरी में, चाहे बोली मैं कलेक्टर था या संभागीय आयुक्त था या इवन सचिवालय में, और इवन यहाँ तक कि मैं मुख्य सचिव था, तब तक मैंने ये प्रयास किया कि हमें लोगों से मिलना चाहिए। लोग अगर आपसे आके अपनी कोई बात बताते हैं तो उसको सुनना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। और ये सिलसिला जब चलता है और फिर जब खबर पहुंचती है, तो मैं सोचता हूँ कि मुख्य सचिव कार्यालय में भी लोगों का आना जाना ज़्यादा रहा। तो ये एक मेरा एटीट्यूड था जो मैं हमेशा करता रहा हूँ। अच्छा, यही वजह थी कि सीएस रहते हुए भी आम जन के लिए दरवाजे आपके हमेशा खुले रहते थे। अगर आप मीटिंग भी कर रहे होते थे और उस बीच कोई आ जाता था, तो आप बैठक को छोड़कर उस व्यक्ति की समस्या को सुनने लगते थे, उसके समाधान की बात करने थे। लेकिन एक अच्छी बात है ये, आपने जिस तरह से बताया कि क्योंकि बहुत मुश्किल होती है लोगों को, आमजन को, एक इतने बड़े अधिकारी तक पहुंचना कि सीएस लेवल पर सीधे बात हो सके। लेकिन आपके आलोचक कहते हैं कि इसके पीछे आपकी पॉलिटिकल एम्बिशंस थी। मैं नहीं कहूँगा ये, क्योंकि ये जो बात लोगों से मिलना या लोगों के समाधान करना या लोगों को मतलब एनकरेज करना, ये तो ठीक है, मुख्य सचिव के दौरान ये बात आई। अदरवाइज मैं तो जब जिला कलेक्टर था तब भी मिलता था। वो तो आज के 20 साल या 25 साल पहले की बात है। उस समय तो कोई राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो जो आदमी का स्वभाव या जो एक मनोवृत्ति होती है, वो मनोवृत्ति हमेशा परिलक्षित होती है, चाहे आप किसी स्टेज पे हो। तो मैं ये नहीं मानता कि इसमें कोई मेरा हिडन या कोई एजेंडा था या लक्ष्य था। मेरा स्वभाव है, मुझे संतोष रहता है और मुझे लोगों का काम करने में, जैसे कहना चाहिए, आनंद आता है। और मैं प्रारंभ से कर रहा था, सर्विस के अंत तक करता रहा। जब आपको सीएस बनाया गया था निरंजन जी, तब बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि 8 आईएएस को लांग कर आखिर निरंजन आर्य को ही सीएस क्यों बनाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा वो पिरामिड, जो एक प्रोसेस चली आ रही है, जिससे जो दूसरे अधिकारियों को भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अब ये रिटायर हुए तो अब हमारा नंबर है या हमें मौका मिल सकता है। लेकिन 8 को छोड़कर आपको सीएस बनाना, इसके पीछे का विजन क्या था, क्या वजह थी? ये देखिए, ये जो मुख्य सचिव का पद है, ये दरअसल में एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में जैसे राजस्थान में 8 अधिकारियों के पद होते हैं। अब उन 8 अधिकारियों के पद में से जो सरकार, जो मुख्यमंत्री जिसको अपने हिसाब से
व्यवस्था के लिए उपयुक्त समझते हैं उसको रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कभी होता भी नहीं है और ये कई बार नहीं भी हुआ होगा कि जो तकनीकी रूप से उस मेरिट में नंबर 1 पे था वही मुख्य सचिव बना, ठीक है, कई बार दूसरे नंबर का भी बना, वो तीसरा नंबर भी बना, चौथे नंबर भी बना। तो इसलिए इस प्रश्न को उस रूप से नहीं देखा जाके ये है कि सरकार ने आपके कार्यकाल को देखते हुए अगर आपकी जो मेरिट थी या जो आपका परफॉर्मेंस था या जो गवर्नमेंट की निगाहों में आपको उपयुक्त समझा गया और अगर गवर्नमेंट की निगाहों में आपको उपयुक्त समझ के आपको कोई कार्यभार दिया गया है तो वो मैंने अपना कार्यभार निभाया है। भारत स्काउट गाइड के राजस्थान चीफ कमिश्नर भी आप हैं, इससे पहले भी रह चुके हैं, 5 साल का कार्यकाल था, अभी भी आप हैं। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव आपने किया है? स्काउट गाइड एक ऐसा मूवमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट है और दरअसल में हर विद्यालय में स्काउट गाइड की गतिविधियां होती है। स्काउट मतलब बालक और गाइड मतलब बालिकाएं, और हम उस स्काउट गाइड के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में उन बालकों को बालिकाओं को जीवंत अपना कैसे उनका चरित्र निर्माण हो, कैसे उनका अनुशासन हो, और जो चीज़ें वो स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं वो चीज़ें अगर आप बच्चों को सिखाना है, जंगल में जाना है, चैलेंज लेना है, आपको विभिन्न प्रकार के खेलों से अपने जीवन को बैलेंस करना है, तो ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये सारी गतिविधियां स्काउट गाइड में वर्षों से सिखाई जा रही है। ये राजस्थान में पिछले कई वर्षों से ये बड़ा सक्रिय आंदोलन है, मूवमेंट है, एक संस्था है। और चूंकि मैं जब स्वयं पढ़ता था उस समय मैं स्वयं स्काउट गाइड में रहा हुआ हूँ, तो इसलिए जब मुझे पुनः नौकरी में आने के बाद स्काउट गाइड में एक अवसर मिला तो मैंने उस अवसर को उठाया। और उसके बाद अभी हमने, आपने कहा कि क्या परिवर्तन किया, तो वैसे तो खैर बहुत परिवर्तन है, लेकिन जो बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँगा वो है राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन। राजस्थान में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, उनकी भी जिसे कहना चाहिए मंशा थी, और सरकार ने भी इसको अपनी तरह से एक कार्यक्रम बनाया। सरकार ने इसके लिए वित्तीय प्रावधान भी किए और वो हमने आयोजन पाली जिले में रोहट में किया। बहुत ही शानदार आयोजन था, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तारीफ भी हुई थी। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, ये बहुत ही रोमांचक अनुभव था मैडम। आप देखिए कि जंगल में बच्चे रहे और वो भी 35,000 की संख्या में। 7 दिन तक उन्होंने जंगल में अपना खाना बनाया, अपनी गतिविधियां करी, खेल कूद, हमारे स्काउट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से। तो ये एक बहुत ही अद्भुत और जिसे कहना चाहिए कि बहुत वंस इन ए लाइफ टाइम अनुभव था। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इन 35,000 स्टूडेंट्स जो वहाँ पे स्काउट गाइड रहे, विभिन्न गतिविधियों के इतर हमने वहाँ पे एक टेम्परेरी लकड़ी का स्टेडियम बनाया जिसमें वो 35,000 बच्चे बैठ सके। जब महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया पधारी उद्घाटन के लिए, तो वो उस स्टेडियम में वो मुख्य अतिथि के रूप में थी। और लकड़ी के टेम्परेरी स्टेडियम बनाने का ये भारत में रिकॉर्ड है। आज दिन तक लकड़ी का टेम्परेरी स्टेडियम ऐसा नहीं बना जिसमें 35,000 की संख्या में जिसकी क्षमता हो। तो वो भी काम हुआ। बड़े अच्छे अच्छे जिसे कहना चाहिए स्काउट के जो हमारे अन्य राज्यों के जो प्रतिनिधि आए, अन्य राज्य के जो ऑफिस बेयरर्स आए, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा बधाई दी कि साहब ऐसा आयोजन हमने पहले कभी नहीं देखा और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दी जाती है। तो मैं सोचता हूँ एक ही बहुत ही विशिष्ट, अनुपम एवं अद्भुत अनुभव था जो हमें मिला। बिल्कुल। और ये आप में एक बात देखने को मिलती है कि अलग अलग जिम्मेदारियों का अलग अलग वक्त पे निर्वहन करना, उसमें कामयाब होना और एक अलग छाप छोड़ना, ये आपकी पहचान रही है। सलाहकार मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को कैसे देखते हैं? आपने जो 30-33 साल तक IAS की नौकरी की है और आपने जिस राज्य में ये कार्य किया है, विभिन्न पदों पे आप रहे हैं, तो ये जो एक गवर्नेंस है आपका, पूरे स्टेट का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का आपके पास अनुभव है, आपको आइडिया है। और अब जब आप उस सिस्टम से बाहर निकल के जब आप एक स्वतंत्र रूप से उस बात को असेस करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि दूसरा पक्ष भी आपके सामने आता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, यद्यपि वो स्वयं सक्षम है, बहुत अनुभवी है, लेकिन फिर भी वो जो काम हमको देते हैं और वो जो काम को हम देख के हमारे अपने अनुभव से, व्यवस्था से जो कुछ हम देख रहे हैं, उसका एक रूप शामिल करके हम मुख्यमंत्री जी को अपना नोट प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वो उनके ऊपर है। पूरे प्रदेश में कई दौरे आपने CS रहते हुए भी किए, लेकिन एक तस्वीरें जो कुछ आती हैं सामने वो वायरल भी होती हैं कि एक CS के लिए आम जनता इतनी कैसे टूट पड़ती है। आपकी जगह जगह स्वागत की तस्वीरें भी हैं, वो वीडियोस कई मैंने भी देखे हैं। उसकी क्या वजह है? क्या लोगों से शुरू से ही जुड़ाव रहा है इस वजह से कि जहाँ जाते हैं वहाँ पर इस तरह स्वागत होता है? ऐसा लगता है कि कोई नेता आ गया है, ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं। मैं लोगों का बहुत आभारी हूँ कि जहाँ भी मैं गया या बात हुई तो लोगों ने मेरा एक तरह से स्वागत किया। अगर आप अपने करियर में
लोगों को प्राथमिकता दें, अगर आप अपने करियर में एक इसको सेवा बना के अपना कमिटमेंट दिखाएं, तो मैं सोचता हूँ लोग इसको पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं। और संभवतः यही कारण रहा कि मैं जहाँ कहीं भी पदस्थापित रहा, लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, लोगों का स्नेह। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो लोग जिसे लोगों को प्रभावित करते हुए या प्राथमिकता देते हुए प्रो पीपल जो एटीट्यूड है, उस दृष्टि से अगर आप समानता के साथ, ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ और कमिटमेंट के साथ, जब आपको लगे कि इसका काम होना चाहिए, वो एटीट्यूड, वो अप्रोच जब आप में आती है तो लोग स्वीकार करते हैं। और जब लोग स्वीकार करते हैं तो फिर लोग स्वागत करते हैं। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है। देखिए, अब वो तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि लोगों से जुड़ाव इतना ज़्यादा रहा है और अभी और ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है। एक चलिए सीएस के तौर पर जिम्मेदारी निभाने के बाद अब जब सलाहकार मुख्यमंत्री हैं, आम जनता से जुड़ाव है, ये कहीं ना कहीं निरंजन आर्य की पॉलिटिक्स में एंट्री है। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार? हमारी व्यवस्था में मैं सोचता हूँ कि NGOs बना के भी लोग समाज सेवा करते हैं, व्यक्तिगत पैमाने पे, जातीय तौर पे भी लोग समाज सेवा करते हैं। और राजनीति भी एक ऐसा मुकाम है, राजनीति भी एक ऐसा जिसे कहना चाहिए जगह है जहाँ से आप अपने आपके मन में जो समाज सेवा के प्रति कमिटमेंट है उसको आप क्रियान्वित कर सकते हैं। तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, अगर मेरे उद्देश्य को प्राप्त करने में मुझे इस दृष्टि से इस लाइन में भी जाना पड़े तो स्वागत है। सीएस जैसे बड़े पद पे रहने के बाद राजनीति का रुख करना, इसके पीछे की वजह क्या वाकई में सिर्फ समाज सेवा है? कि आपको लगता है राजनीति में रहकर ही समाज सेवा की जा सकती है, या फिर कोई और वजह भी है? या फिर कभी ऐसा लगा हो कि पॉलिटिक्स में जाएंगे और ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया और इसलिए इस पे एंट्री करने की जरूरी है? ये मैं इस बात से थोड़ा सा मैं मत आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मैं जब नौकरी में था तब भी मैं पहले भी लोगों से मिलता रहा हूँ, है ना, तो इसलिए ये तो मेरे लिए नई बात नहीं है। तो मुख्य सचिव के बाद में आपका जो अनुभव है, आपका जो एक्सपोजर है, आपके दिमाग में सारा सिस्टम का एक पिक्चर है। और जब आप नीचे जाते हैं और देखते हैं, जब गांव में जाते हैं, जब आप पंचायत स्तर पे, तहसील स्तर पे देखते हैं, और यहाँ आपका एक मैक्रो पिक्चर जो आपने मुख्य सचिव के रूप में स्टेट का देखा, और वहाँ जाके आपने माइक्रो लेवल पे उन चीज़ों को देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है कंट्रीब्यूट करने के लिए। काम कैसे हो सकता है आपको बेहतर पता है, काम कैसे करवाया जा सकता है आपको बेहतर पता है, काम कब हो सकता है आपको बेहतर पता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो थाती है, ये जो अनुभव है, ये जो आपके मेरे जहन में हमेशा ट्रेवल करती है मेरे साथ, इस अनुभव को, इस व्यवस्था को अगर मैं माइक्रो लेवल पे और लोगों के कल्याण के लिए, और लोगों के कामों के लिए, और लोगों के लिए जिसे कहना चाहिए कि वेलफेयर हो, तो उसको काम में लेना चाहिए। और इतना अच्छा आपके पास अगर एक डिपॉजिटरी है, उस डिपॉजिटरी को आप एग्जीक्यूट करें, और उससे अगर गांव के अंतिम आदमी का या माइक्रो लेवल पे कुछ भला होता है, तो मैं सोचता हूँ हर आदमी को करना चाहिए। बिल्कुल, इतने ज्ञान इतने साल में अर्जित करने के बाद वो वेस्ट हो, उससे अच्छा है कि वो किसी के काम आए, और उसका अगर रास्ता ये है तो यही सही। बिल्कुल निरंजन आर्य जी, चर्चा हम आपसे आगे भी जारी रहेंगे, बहुत दिलचस्प बातचीत है और भी कुछ अहम सवाल है जिसके जवाब आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान निरंजन आर्य जी लगातार बने हुए। निरंजन जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे विधानसभा की, चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। अब जैसे कि जानकारी मिल रही है, सोजत क्योंकि आपका नेटिव प्लेस है, सोजत से ही आप चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। जनसेवा के रूप में आपने बताया कि आपकी मंशा क्यों है, लेकिन सवाल है कि विजन आपका है क्या? चलिए, अब तक आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, जनसेवा तो है, लेकिन राजनीति में आके विधानसभा चुनाव लड़की, वो भी सोजत विधानसभा से, क्या विजन है? जनता आप पर विश्वास क्यों करे, क्यों आपको स्वीकार करे? हमने अभी इस साल, 1.5 साल के समय में भी जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ पे इतने मूलभूत बड़े बड़े कार्य हुए हैं जिससे लोगों का एक विश्वास बनता है। अब अगर हम चिकित्सा की बात करें तो मेरा एक जो विज़न था कि इस विज़न में मैंने पूरे उस क्षेत्र का नक्शा बनाया, उस नक्शे में कहाँ पे डार्क जोन है उस पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ के रूप में, और उस डार्क जोन को पूरा करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार से निवेदन किया। और ये इसी का परिणाम है कि हमने इस 1.5 साल के अंदर ही अंदर उस विधानसभा क्षेत्र की जिसकी बात आप कर रहे हैं सोजत में 6 PSCs नई खुलवा दी। अब आप बात कीजिए शिक्षा की,
तो वहाँ पे जो डार्क जोन थे शिक्षा की दृष्टि से, तो वहाँ पे 2 नए महाविद्यालय हमने, एक तो गांव में महाविद्यालय खोल दिया। अब पाली ज़िले में पहली बार इंदिरा गांधी नहर कैनाल का पानी पाली ज़िले में सोजत विधानसभा क्षेत्र में प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया और वो कार्य चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सड़कें दी, पूरा नेटवर्क बना है। एक सड़क का उदाहरण दूंगा मैं कि जो हमने सोजत से जोधपुर के लिए 70 किलोमीटर की सड़क बनी है, मेगा हाईवे, और वो हमने सरकार से निवेदन किया और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके पीपीपी प्रोजेक्ट पे लगभग 200 करोड़ की वो सड़क बनी, जो सोजत में बन चुकी है। लोग उसका आज की तारीख में फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मूलभूत आवश्यकताएं जो है, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, मैंने आपसे कहा, तो ये एक हमारा विज़न है, सरकार का विज़न है। और मैं सोचता हूँ कि इस समय सरकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों को भी हम जनता को बता रहे हैं, तो एक अच्छा जिसे कहना चाहिए कि कार्य वहाँ पे हो रहा है। और यही मेरा विज़न है, इस विज़न को ही मैं पूरा कर रहा हूँ कि विकास की दृष्टि से 5-6 जो बिंदु हैं, इनमें जो डार्क जोन बन गए हैं, जहाँ पे अभाव है, उन अभावों को हम कैसा पूरा करें ताकि लोगों को उन सुविधाओं का फ़ायदा मिले। अभी तो आप ठीक है, क्योंकि आप वहाँ आपका नेटिव प्लेस है और आप ठीक एक बड़े अधिकारी तौर पर पूरा प्रदेश आपने देखा, आपको वहाँ पे ये कमियां लगी, आपने अपने स्तर पर जो हो सकता था सीएम से कंसल्ट करके आपने वो चीज़ें की। वहाँ के जनप्रतिनिधि फिर क्या करें? क्या अब तक वहाँ पर ये सब काम नहीं हुए थे? क्या इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था? और सोजत को कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। एक राजनीति में ये भी होता है कि जो क्षेत्र जिसके गढ़ है वहाँ से वही कैंडिडेट जीत कर आता है। अब वो काम करे या ना करे, जनता भी उसी को वोट देती है। तो क्या ऑप्शन जनता के पास नहीं रहता है अच्छे कैंडिडेट का, या इस बार तस्वीर बदल सकती है? मैं सिर्फ यही कहता हूं कि मैं जब वहां जाता हूं और मेरे सामने जो पिक्चर आती है, मेरे सामने जो बिंदु आते हैं, मेरे सामने जो समस्याएं आती, मैं उनका समाधान करता हूं। मैं कभी भी इस दृष्टि से नहीं सोचता कि पहले क्यों नहीं हुआ या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक अलग बात है। कुछ पॉलिटिशियन है, देखिए नाम नहीं ले रही हूँ मैं, लेकिन आप पे हमले भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने लेवल पे सब काम कर रहे हो, दूसरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, जिसे कहना चाहिए, अधिकार है। अगर बात सही है तो मैं उनका जवाब भी देता हूं, और बात अगर सही नहीं है तो मैं फिर उनको इग्नोर करता हूं। एक अहम बात ये भी, जैसे आपने कहा कि आप इसलिए भी परफेक्ट हैं या पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी है। एक कलेक्टर से जैसे शुरुआत हुई और उसके बाद अलग अलग पदों पे रहते हुए हर एक प्रोसेस को, नियम को समझते हैं आप, क्या कैसा होना चाहिए। एक बात कही जाती है कि राजनीति में अधिकारियों के हिसाब से कुछ मंत्री और नेता चलते हैं, और कुछ को शिकायत ये होती है कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं। ये जो एक सेट पैटर्न था और उसमें जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप एक्सपीरियंस है, आपको बेहतर इस पर बात की जा सकती है। ये दरअसल में एक संतुलन है और संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है इसमें। मैं ये बात को स्वीकार करता हूँ कि राजनेताओं की अपनी प्राथमिकताएं होती, क्योंकि वो क्षेत्र में घूमते हैं, लोग उनसे मिलते हैं और वो बात उठाते हैं, और वो वाजिब भी है और वो काम होने भी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स के अपने नियम, बजट, कानून, व्यवस्था, सारी बातें होती है, पर अगर ये दोनों का मिक्स होकर अगर कोई बीच में रास्ता निकलता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे लगती नहीं है। तो पर ये सही बात है कि राजनीतिक रूप से जो राजनेताओं की जो बिंदु हैं उनकी इज्जत की जानी चाहिए। और अब मैं जो ग्राउंड पे मैं भी देख रहा हूँ कि कई हकीकत में दरअसल में बातें होती है, उन बातों का कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। और एक अहम बात ये भी है कि हम ये देखते भी हैं कि बात ये होती है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, चलिए आप तो पहले से ही काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ना, नहीं लड़ना, जीतना, हारना या आगे क्या होना है, ये तो खैर जनता के हाथ में होता है, लेकिन ठीक है, अपना विजन आपका क्लियर है। लेकिन आमतौर पर देखने को ये मिलता है कि बात तो ये होती है कि जनसेवा के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, चुनाव के पहले बहुत लोगों के बीच में भी नेता नजर आते हैं, इसके बाद नेता गायब हो जाते हैं। जनता की समस्याएं जस की तस रहती हैं, सेवा नेता अपनी अपने परिवार की करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। ऐसे में बहुत कम या कह सकते हैं मुट्ठी भर ही लोग रहते हैं जो जनसेवा करते हैं या अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों का लगातार उनसे संपर्क रहा है या उनसे जुड़ाव रखा रहता है। ये जो पॉलिटिक्स में पहले से अब में बदलाव होता जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो एक छोटे परिवार से, मेरे पिताजी शिक्षक थे और शिक्षक पुत्र के रूप में मैंने फिर नौकरी ज्वाइन की और मैंने अपना काम किया, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे अभी मैं सक्षम हूँ शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सब दृष्टि से, तो क्यों नहीं इसको अपन काम में लें। तो उस दृष्टि से मैं इस रूप में आगे बढ़ रहा हूँ। जब आगे कोई ऐसी बात आएगी, परिस्थितियाँ आएगी, तो उस समय मैं उस पर टिप्पणी करूँगा। और अब तक की जितनी जिम्मेदारियाँ आपने निभाई, क्या आप अपने पूरे कार्यकाल से संतुष्ट हैं? मुझे अपने इस पूरे कार्यकाल में जो सबसे अच्छी संतुष्टि, जिसे कहना चाहिए, मैं जिससे सर्वाधिक
संतुष्ट हूँ किसी कार्य से या नौकरी के पद से, वो है जब मैं निदेशक समाज कल्याण था। मैं जब निदेशक था तो ये जो पालनहार योजना जो है उसमें मैं डायरेक्टर था, और ये विचार आया, उस विचार को हमने डेवलप किया और उस स्कीम को रोल आउट किया। उस योजना में इतना दम है, उस योजना में इतना मीठ है, इतना मुझे जिसे कहना चाहिए रेलेवेंस है उस योजना की, कि ये बात है 2005 की, आज हम 18 साल बाद बात कर रहे हैं। अभी तक वो योजना, आप सोच सकते हैं कि अब उस योजना पे 6 लाख बच्चों का पंजीयन हुआ है और उस योजना पे 2600 करोड़ रुपया सालाना खर्च हो रहा है। तो एक ऐसा छोटा विचार जो कि आप जिस नौकरी में हैं और जिसके कारण आपने ऐसे लोगों के जीवन में अंतर लाया, आप फ़र्क ला पाए। और मैं यही कहता हूँ कि जो आईएएस की नौकरी का जो ब्यूटी है, ये एक तो वैरायटी है, आप हर सेक्टर में काम करते हैं, आप हेल्थ में हैं, आप रोडवेज चलाते हैं, आप रेवेन्यू में हो गए, आप पानी में आ गए, आप बिजली में आ गए, तो पूरे समाज का जो एक रूप है, व्यवस्था का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को आप विभिन्न आयामों में वैरायटी के साथ देखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, आपके कुछ काम से आप सरकार से मनवाओ और सरकार से आप अनुमति लेके एक अच्छी कोई योजना बने और उस समय की सरकार उस योजना को स्वीकार करे, और स्वीकार करने के बाद अगर आप देखिए कि 6 लाख लोगों के बच्चों के जीवन में कोई फ़र्क आ जाए या जिसके ऊपर 2500 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हो जाए, मैं सोचता हूँ कि किसी भी अधिकारी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए संतोष का एक बहुत ऊँचा मुकाम है। बिल्कुल, आपने विजन तो क्लियर कर दिया है और बिल्कुल इनबिल्ट ही कुछ चीज़ों में होता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में आने के लिए नहीं, क्योंकि आप जब से काम कर रहे हैं तब से आप जनसेवा करते आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये कि निरंजन आर्य को तो ऐसे सभी जानते हैं, लेकिन निरंजन आर्य का दूसरा पहलू क्या है? क्या उन्हें पसंद है, क्या हॉबीज़ है, खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं, परिवार के साथ वक्त कैसे निकालते हैं बिताने के लिए, क्योंकि ये जो जिम्मेदारियाँ हैं इसमें वक्त तो मिलता नहीं होगा। आपने ही मेरा जवाब दे दिया कि दरअसल में आजकल तो समय मिलता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो इनफैक्ट नौकरी में जितना व्यस्त नहीं था उससे ज़्यादा व्यस्त इसमें होने लग गया। 24/7 अगर पूछा जाए तो उस दृष्टि से कार्य हो रहा है। पर ठीक है, हर व्यक्ति की जातीय रुचि होती है, निजी रूप से हर व्यक्ति का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म पे वो व्यक्ति ऑपरेट करता है। तो मुझे संगीत पसंद है, मैं खेलता भी हूँ। मैं तो जब गांव में सोजत के गांव में जाता हूं तो वहाँ बच्चों के साथ खेलने लग जाता हूं, कभी वॉलीबॉल खेलता हूं, कभी क्रिकेट खेलता हूं। तो मेरा एक तो ये शारीरिक उस पर भी मैं ध्यान देता हूं। संगीत का मुझे शौक़ है और लोगों से बातें करना, लोगों का काम करना, लोगों को जिसे कहना चाहिए कुछ उनके जीवन में फ़र्क लाना। और सही कह रहा हूँ कि मुझे तो आजकल इसी में इतना आनंद आ जाता है कि मैं मेरी हॉबी पता नहीं कहाँ लुप्त प्राय से होती जा रही है। चलिए निरंजन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि लोगों से जो ये जुड़ाव है, लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव आपके द्वारा किया जा रहा है वो निरंतर जारी रहे। आगे भविष्य के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत साधुवाद आपका, थैंक यू। चलिए इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।